सो ये डेटा मिलता है कि हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा है, लगभग 60 लाख लोग। तो ये डेटा करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हम मूवी में सुनते हैं ना, भाग मत कुत्ते, गोली बहुत महंगी है। वो फैक्ट है। उसने बोला ये इतना बर्बाद करके, इतना एमिनेशन बर्बाद करके मेरे को मारना नहीं है। मेरे को इसके लिए, और दूसरी ये बात है कि मुझे इसी बहाने किसी और वंश का एक बच्चा भी नहीं मरना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट वही मरना चाहिए, वो जू है। तो इसलिए मुझे किसी प्रोफेशनल एजेंसी को ये काम देना है। ये उसका ये बोला है उसने। वेरी प्रोफेशनली मैनेज प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट का आदमी मारने का प्रोजेक्ट, लोग मारने का। हम लोग तो चूहे भी इतना प्लान करके नहीं मार सकते। इफ a person with responsible for Vietnam War or 10,000 American death and some Vietnamese death, Middle Eastern several wars, can get a Nobel Peace for Peace, Nobel Prize, the highest award of the world. इतनी मौकरी तो मत करो यार. Everything gets into ashes and you get a passport. और वो फ्लाइट में पासपोर्ट लेके बैठा है तो उसके जेब से गिरा वो नीचे. अरे इससे अरबियन नाइट की स्टोरी अच्छी है, क्या बकवास है. सो ये डेटा मिलता है कि हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा है, लगभग 60 लाख लोग. तो ये डेटा करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है संदीप जी. अगर मैं ये हिटलर के होलोकास्ट की स्टोरी बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे. प्लीज. हिटलर ने 6 मिलियन मतलब 60 लाख जूस को मारा है. अब हिटलर का क्या था, वो तो एक एक देश अपनी पकड़ में लेता था, वहाँ के जू को ढूंढता था और मारता था. ये करने के लिए हिटलर का एक भाषण है. हिटलर एक जगह ऐसे बोला है कि मुझे जो जो जू है सब मारने हैं दुनिया में, दुनिया भर के. उसमें मतलब जो ही कैन नॉट गो एंड किल जूज विच कंट्री इज नॉट इन हिज कंट्रोल, सो ही विल विन द कंट्री ओवर एंड देन ही विल आइडेंटिफाई. तो उसने कहा कि ये सब करते टाइम मुझे 60 लाख गोलियां बर्बाद नहीं करनी है. हाँ, मुझे 60 लाख जर्मन सोल्जर को काम को लगाना नहीं है. ये उसका स्पीच है. हाँ, तो बहुत कीमती है वो लोग. हाँ. हम मूवी में सुनते हैं ना, भाग मत कुत्ते, गोली बहुत महंगी है. वो फैक्ट है. उसने बोला ये इतना बर्बाद करके, इतना एमिनेशन बर्बाद करके मेरे को मारना नहीं है. मेरे को इसके लिए, और दूसरी ये बात है कि मुझे इसी बहाने किसी और वंश का एक बच्चा भी नहीं मरना चाहिए. मुझे एग्जैक्ट वही मरना चाहिए, वो जू है. तो इसलिए मुझे किसी प्रोफेशनल एजेंसी को ये काम देना है. ये उसका ये बोला है उसने. ये जर्मन मिलिट्री करने को तैयार नहीं है. उनके पास टाइम ही नहीं है. Because they have to win over the country, they cannot get engaged in some stupid job like this. आदमी मारने का जॉब है वो, उसके लिए अलग एक यही चाहिए. तो ही एंगेज वन कंपनी, आई विल टेल यू नेम शॉर्टली. उस कंपनी ने 6 फेज का प्रोजेक्ट बनाया. ओके. 6 फेज होता है ना कोई प्रोजेक्ट में. पहला फेज था कि देश, जर्मन लोग देश जीतेंगे, उसके बाद उसकी फेज शुरू होती है. Then identify the Jews in that country. Second phase, de-identify those Jews. मतलब आइडेंटिफाई करो कि ये जू है, उसका सब रिकॉर्ड लेके, फिर उसका लाइसेंस, विसन, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, जो भी आइडेंटिटी वो डिमोलिश कर दो. तो ही हैज नो आइडेंटिटी लेफ्ट. देन गिव हिम एन आइडेंटिटी, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, एज ए न्यू आइडेंटिटी. देन डेमोग्राफिकली डिवाइड दैट while giving the identity. Fourth phase. Then place them in concentration camps, various camps which are called concentration camps. Only that demography will be there. And then kill them. Last phase. तो kill them how? गोली मारनी नहीं है, झगड़ा नहीं करना है. They should walk, and while walking like flies, they should die with some poisonous gas. This gas should be मतलब discharged based on that person's physical ability of sustaining. बूढ़ा होगा, औरत होगी, बच्चा होगा, अच्छा आदमी, बड़ी अच्छा बिल्ड होगा. एक तो इनको ऐसे लेवल पे लाओ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कि ये धीरे धीरे मरने के इसमें मेंटली तैयार हो जाएंगे कि हमारी यहाँ से हमारा छुटकारा नहीं, हम तो यही हमारा खत्म. वंस अ पर्सन प्रिपेयर्ड फॉर डेथ मेंटली, इट्स इजी टू किल. देयर इज नो रेजिस्टेंस लेफ्ट.
And a lot of people are even kept together who has lost the faith in their own life or living wish. They cannot unite as a team. They go in survival mode. ये मरेगा तो अच्छा है, मैं अगर जिंदा रह सकता हूँ तो. That's why the concentration camps are. तो ये उसने किया 6 फेज में. Then the gas release was called Zycon gas, very poisonous gas. There were sensors kept in that chambers, gas chambers, which will release the gas based on the person's body mass index and other parameters. When the person's data was taken in the alphanumeric number, it has all data. उम्र से लेके BMS तक, sustaining diseases, everything. And then that person का उसका एक expectation time था कि इतने टाइम में ये मरेगा. Suppose 40 सेकंड में मरता है ऑर्डिनरी, अच्छा बिल्ट वाला 1 मिनट लेगा. तो देन द गैस कैलकुलेशन वाज डन, इतना गैस लगेगा. और फिर ये मरे हुए लोगों को उठा के पैलेट में डाल के, एक कोई अपने भाषा में कोई बड़ा पैलेट लेके उसको एक गड्ढे में डाल दो, एक जगह 10-10, 12-12 हज़ार बॉडी को दफन कर दो. कुछ लोगों को जलाया भी है कई जगह. तो ये करने के लिए उसने जो कंपनी एंगेज की उसका नाम है IBM, इंडस्ट्रियल बिजनेस मशीन. सेम IBM, यस. IBM ने इसका कार्ड बनाया है. इसको पंच कार्ड होता है ना, वो अल्फाबेटिंग मशीन होता है जो होल्स गिनता है. जैसे पुराने ज़माने में, मतलब अभी एक 20, 25, 30, 40 साल पहले पंचिंग कार्ड होते थे ना कंपनियों में, तो वो वाले होल वाले होते थे पंचिंग. सो दैट होल दैट गोज एंड दैट रीड्स द कार्ड, नेम एंड दिस थिंग एंड टाइमिंग इट पुट्स, रिकॉर्ड द टाइमिंग. तो वो होल होते हैं अलग अलग साइज के. उसको रीड करने वाले मशीन को अल्फाबेटिंग मशीन बोलते हैं. दैट अल्फाबेटिंग मशीन्स IBM इन्वेंटेड. दे इन्वेंटेड द कार्ड ऑल्सो. उनको पंच कार्ड नाम दिया गया. और वो पंच कार्ड को नाम दिया, देखो, होलोरिथ पंच कार्ड. हु इज दिस जेंटलमैन होलोरिथ? इज द फाउंडर ऑफ IBM. तो फाउंडर का नाम लोग मारने के प्रोजेक्ट को देने वाले IBM. देखो, IBM has executed this project for Hitler. Hitler negotiated this by IBM. IBM का CEO उधर वाटसन उधर बैठा था जर्मनी में जाके. जाइकॉन गैस भी रॉकफेलर के सपोर्ट से जर्मनी में बनाया गया. रॉकफेलर ने IG फार्मेन नाम की एक कंपनी निकाली जर्मन में, जो कोलैबोरेट सिस्टर कंसर्न थी रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल की. उनको गैस दिया गया. वो दे सप्लाइड टू IBM सप्लाइड टू द गैस चैम्बर्स एंड दे गॉट किल्ड. ओह गॉड, इतने सिस्टम्स थे. क्योंकि उसने तो मतलब कभी उसने कहा कि सब मशीनरी मेरे वार्ड में बिजी है. उसके भाई को बोला उसने. हिमलर वॉज इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. हिमलर यूज टू गेट, उस जमाने में जहाँ इंटरनेट नहीं है, ईमेल नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, डिजिटल फ़ोन भी नहीं है, नॉर्मल फ़ोन है, वो भी कड़कड़ कट 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 वाला, वो जो तार ऑफिस में होया करता था, टेलीग्राफ. हाँ, वो फ़ोन है. उसमें हर शाम को उसको रिपोर्ट जाता था कितने लोग आए, कितने आइडेंटिटी क्रिएट हुई, कितने लोग मर गए, कितने लोग मरने के स्टेज में गैस चैम्बर में है, आज की तादाद ये है. ऐसे रोज़ रिपोर्ट जाता था. जाता रहा 6 साल 5 साल. बिकॉज ही वांटेड वेरी क्लियरली मैनेज, वेरी प्रोफेशनली मैनेज प्रोजेक्ट. लेकिन प्रोजेक्ट का आदमी मारने का प्रोजेक्ट, लोग मारने का. हम लोग तो चूहे भी इतना प्लान करके नहीं मार सकते. व्हाट अ माइंड. सो हिटलर इन अ वे, हिटलर तो ये आइडेंटिटी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ हिटलर कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, उसको आइडेंटिफाई इन्होंने करा. दूसरा कोई लीडर होता तो जर्मनी इतना कर नहीं पाता. इसके लिए एक अलग ही सोच चाहिए. मैं हमेशा एक कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक सेंटेंस का डाइवर्ट करता हूँ. हु इज द ब्रेव पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ, राइट? उसके लिए सबसे ज़्यादा करेज चाहिए. करेक्ट. एंड हु इज कॉवर्ड्स हु किल्स अदर्स. देखो ट्रेजेडी कैसा है. महात्मा गांधी वो ऑलवेज क्रिएटेड पीपल हु रेडी टू डाई. करेज वाले लोग तैयार किए. उसका अंत कॉवर्ड एक्ट से हुआ है. उसको मारा किसने? हिटलर ने हमेशा कॉवर्ड लोग तैयार किए दूसरों को मारने वाले, और उसका अंत सुसाइड से हुआ है, सबसे करेजियस एक्ट से. ये 2 पोल है, थॉट प्रोसेस के और एक्चुअली घटित के भी. तो हिटलर का ये यूज़ उन्होंने बहुत पावरफुली हुआ. हिटलर को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, पूरे डिटेल बुक में है, पूरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा.
और उसने पैसे, देखो एक ऐसा होता है पैसा लेके बैठ भी जाएगा कोई, जी। इदी आमीन जैसा आदमी, हम्म, वो बैठा नहीं, उसने उसको यूज़ किया। जर्मनी स्टिल इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, जर्मनी इज स्टिल बेटर इन ऑटोमोबाइल इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जर्मनी इज बेटर इन एरोस्पेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। प्रिसीजन जो है वो जर्मनी ने किया। उस जमाने के जो फाइटर उन्होंने जो गिराए हैं वो उसको संभाल के रखे हैं स्टडी करने के लिए कई देशों ने। तो ये भी था ना एक, तो दैट सी अभी थोड़ा एक प्लॉट जैसा सोचो इसको, एक को अंग्रेज पोजीशन में डालो, फिर एक आदमी ढूंढो, उसको उस अंग्रेज पोजीशन को दोहराने दो बार बार, उसका दिया जलता रहे, उसकी आग फैलती रहे, फिर आम आदमी भी सोचना कि इसको हम मर जाए तो लेकिन इसको ठीक करेंगे, फिर उसके लिए वो तैयार हो जाए, फिर उसके लिए अपना तन मन धन सब लगा दे, और जो ये कर रहा है उसको आप तन मन धन लगा दो, वो चलता रहेगा सेल्फ मोटर जनरेटिंग सेट जैसा, एक दूसरे को सप्लाई करते रहेंगे और जिसको मारना है उसको मारते रहेंगे। हम तो सप्लाई साइड में भाई, आप चाहिए आप ले लो, ये चाहिए ये ले ले, दोनों को हमको ही देना है, दोनों को हमको ही पैसा देना है, दोनों हमारे कर्जदार हैं। हम तो वार बोलेंगे जर्मन नाजी, अरे ये सब बकवास, कोई मतलब नहीं। ये हमारी सोच के दायरे है। सो वॉर इज द मोस्ट, क्या कहते हैं, मनी मेकिंग बिजनेस, द बिगेस्ट मनी मेकिंग बिगेस्ट बिजनेस प्लान। या वॉर नेवर लूजेस मनी, वॉर इज ऑलवेज। वॉर से क्या क्या चीज़ें होती है, इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, वेपन्स की नया प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जिस देश में वॉर होता है उस देश के कारखाने दौड़ने लगते हैं, इंडस्ट्री को एकदम पीक आ जाता है। लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है जो F-16, F-20, F-31 सब फाइटर जेट बनाती है, उसका मैंने 97 में शेयर लिया था अमेरिका में, $17-18 का था। जैसे सद्दाम का वार शुरू हुआ $250 पे पहुंच गया। मैं तो क्या 100 शेयर लेने वाला मामूली आदमी हूँ, जिसने मिलियन शेयर लिया वो 13 मिलियन उसने कमा लिए 1 मिलियन के। मर सद्दाम रहा है, अरब मर रहे, कोई और वेपन दे रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो जैसे सद्दाम का नाम तो निकला ही है, तो एक जो ऑयल का सारा जो इवेंट आपने इसमें सारा रिसर्च के साथ लिखा है, उसके बारे में आप जरा बताएंगे कि ऑयल इज द मोस्ट स्लिपरी सब्जेक्ट, लाइक इन द नेम। हाँ ऑयल जैसे मिडल ईस्ट में मिला, अमेरिका में पहले से ऑयल था, हाँ ठीक है, पहली बार ही काला सोना मिला अरब में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई रिसोर्स मिलता है जिस पे डीजल का मशीन बनाना, कंबशन इंजन, जब पहले कोयले पे शिप चलती थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का उस इंजीनियर का नाम डीजल है, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है डीजल मशीन को। वो डीजल जर्मन है, उसका स्पेलिंग देखो DIESEL है, जर्मन है वो। तो उसने वो कंबशन इंजन ढूंढा पहले, तो ये कोयले के शिप बंद हो गए, इसलिए ब्रिटेन नेवी लॉस इन जर्मनी बिकॉज जर्मनी हैड दो शिप्स। तब ऑयल का इंपॉर्टेंस, अरे ये तो ऑयल कंबशन इंजन के लिए ऑयल लगेगा, मतलब ऑयल ये काला सोना है। तो अमेरिका में था ऑयल, लेकिन उन्होंने बोला हमारा कुछ करने का नहीं, अभी जिसके पास ऑयल ज़्यादा मिला है उसका ही यूज़ करने का हमको। तो फर्स्ट ऑयल में अमेरिका मतलब ये लोगों ने क्या किया, ये सब इनके डच रॉयल डच शेल सब कंपनी रॉथशिल्ड की है ऑयल की। तो इन्होंने अमेरिका के जो टाइकून थे वो पकड़े, बिजनेस टाइकून, उनको बोला अभी ऑयल में घुसते हैं। तो निक्सन ने एक एग्रीमेंट किया मिडल ईस्ट के साथ कि ऑयल एक्सप्लोरेशन की पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका देगा, उनके पास थी। उसके बदले आप एक एग्रीमेंट करेंगे, ऑयल डॉलर में बेचा जाएगा खाली। ऑयल डॉलर में बेचा जाता है, ऑयल और कोई करेंसी में बेचा नहीं जाता। दैट्स कॉल्ड अ डॉलर गेम। इसलिए अमेरिका पे कर्जा ज़्यादा है GDP से, फिर भी करेंसी स्टेबल है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट ट्रांजैक्शनल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, डॉलर। वो ऑयल के साथ जुड़ी हुई है। सोना और ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होता है, कोई और देश की करेंसी नहीं चलती। सो बोथ आर रॉथशिल्ड ओनर्स, दे हैव मेड इट डॉलर एज अ बेस। तो वो अमेरिका का डॉलर तो उनके हाथ में ही था फेडरल बैंक की वजह से, तो उसमें वो बेचना जाना चाहिए, वो हो गया। फिर एक एक देश का उनका कहाँ पे कितना ऑयल है उसका एक्सप्लोरेशन के भी राइट्स मिल गए, उसके इन्वेस्टिगेशन के राइट मिल गए। अमेरिकन कंपनी टेक्नोलॉजी लेके उतर गई, उसमें जर्मन भी थे काफ़ी। उसमें एक बर्लिन बगदाद रेलवे का भी इशू है, वो भी एक डिस्कशन है फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वो बुक में पढ़िए। तो ये सब करने के बाद उनको ध्यान में आया कि ये सब जो प्लेटो है मिडल ईस्ट का, इसमें ऑयल बहुत है, तो अगले 50 साल तो अभी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये खंक होना चाहिए, ये सब खत्म करना है हमको। सो यू ऑलवेज सी अमेरिका प्लेड, अमेरिका एज नॉट ए कंट्री, अमेरिका प्रेसिडेंट इज प्रपेट ऑफ दिस,
किंग पिंस, रॉथशिल्ड वगैरह, रॉकफेलर्स, ये वो तो पपेटियर है, उसको कोई दिमाग नहीं है। किसिंजर एक आदमी है जो किसिंजर इनका ही छोटा भाई है रॉथशिल्ड का, उसको मैं छोटा रॉथशिल्ड ही बोलता हूँ। किसिंजर इज 98 ईयर ओल्ड टुडे, 67 ईयर उसका अमेरिकन प्रेसिडेंट चूज होने पे उसका इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो जो चाहे उसको बनाता है वो। उसका एक अलग और दुनिया है। और ये अनाथ बच्चा है जिसको रॉकफेलर उठा के लाया था, उसको पढ़ाया सिखाया हार्वर्ड में। किसिंजर इज अनदर गेम। वो एकदम किंग पिन का ब्रेन है वो। इट इज़ अ वेरी, वो ब्रेन प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसा ब्रेन है। तो उसने पूरा मिडल ईस्ट का प्लान किया। मिडल ईस्ट, किसिंजर मिडल ईस्ट के सब वॉर को, वियतनाम वॉर को जिम्मेदार है और उसको नोबेल का पीस प्राइज है। क्या नोबेल पे भरोसा करेंगे आप? कौन करेगा? पागल है लोग, कुछ भी बकवास करते हैं। ऑस्कर, नोबेल, ये प्राइज सब मैनिपुलेटेड है। इफ a person who is responsible for Vietnam war or 10,000 American death and some Vietnamese death, Middle Eastern several wars, can get a Nobel Peace for peace, Nobel Prize, the highest award of the world. इतनी मौकरी तो मत करो यार। तो वो किसिंजर ने पूरा तो मिडल ईस्ट का पूरा प्लान किया। फिर ऑयल का पूरा धीरे 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 कंपनी एमलगेशन, टेक ओवर, मर्जर एक्विजिशन करते करते ऑयल का पूरा करेंसी अमेरिका का ही है। ऑयल ट्रांजैक्शन अमेरिका है। ऑयल बिकम अ वेपन, ऑयल अगेंस्ट फूड, ऑयल अगेंस्ट क्लोथ, ऑयल अगेंस्ट एनीथिंग, मेडिसिन, ऐसा करके ऑयल वेपन बना दिया इन्होंने। मिडल ईस्ट तो बेचारा सद्दाम तो बोलता था ना, बांग्लादेशी टका लेके आओ, रुपया लेके जाओ, ऑयल लेके जाओ। सद्दाम को इसलिए जाना पड़ा बिकॉज ही डिसाइडेड टू ट्रांजैक्ट ऑयल इन एनी करेंसी। ही सेड हु द हेल आर यू? मेरी जमीन से उगता है वो, मेरी करेंसी नहीं चलेगी। हु आर यू टू टेल मी दैट? तो सद्दाम पहले ईरान के साथ अगेंस्ट यूज किया गया। सद्दाम ब्लू आइड बॉय था। इराक में हुटर्स पब थे, इतना इराक एडवांस कंट्री था मुस्लिम होने के बावजूद। उसके बाद उसको यूज किया गया ईरान के अगेंस्ट। फिर जैसे वो फिर बॉटल से बाहर आया, राक्षस का स्टोरी, उसने कुवैत पे अटैक किया, कुवैत के ऑयल वेल्स के लिए। फिर उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, पहले बुश ने। और वो तो उसने एग्रीमेंट कर लिया कि चलो वॉर सीज कर दिया, वो चल रहे। वो 60,000 उसके सैनिक लौट रहे थे इराकी, तब उनको अमेरिका ने बॉम्बिंग किया, उनको खत्म कर दिया कि सद्दाम की नस टूट जाए, फिर ऊपर न उठे जिंदगी में। ओह, ऐसा था। दरमियान बेल्फोर डिक्लेरेशन करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, जिसमें इसराइल की निर्मित है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2-3 चीज़ें हुई। एक तो वर्ल्ड बैंक और IMF इस्टेब्लिश हुए। ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया की एक बैंक होनी चाहिए, दुनिया की बैंक की एक करेंसी होनी चाहिए। इस विदाउट डिक्लेरेशन ये हेतु के उन्होंने उस हेतु से ये चालू किए। दे आर ऑल बोथ माफिया ऑर्गेनाइजेशंस। दे गिव लोन्स टू द कंट्रीज विच दे पुट द कंडीशंस that your public transport will not be allowed, public education will not be allowed, public health will not be allowed. रवांडा करके एक फिल्म है, आप देख लीजिए, उसमें पता चलेगा कि क्या डिवास्टेशन है बिकॉज ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन लाई टू कीप द बैंकिंग इन पावर, ऑयल को लाया कीप द कमोडिटी इन हाथ। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ग्रेटर इसराइल की निर्मित हुई। बेल्फोर डिक्लेरेशन में वो टुकड़ा ब्रिटेन ने अपने हिसाब का पैलेस्टाइन से काट के इसराइल को दे दिया। एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार कर दिया परमानेंट। जूस के फाइट करने के बारे में बोलूंगा नहीं, वो उनका हक है। मैं बात कर रहा हूं कि उनको जो बांटा गया वो उधर क्यों दिया? फिर कनाडा में देते, वो तो बेचारे कष्ट करने वाले लोग कहीं भी वो बड़े हो जाते, अमेरिका में बड़े हो जाते, कोई अलास्का दे देते उनको। वो दिया तो कंप्लीट, जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कमोडिटी का मार्केट है अगले 50 साल के, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी होना चाहिए। फिर एक यूनान ने ग्रेटर इसराइल का एक मैप बनाया है। वो मैप में सब अरब राष्ट्रों के, उन्होंने ईरान और इसराइल छोड़ के उनको कोई रखना नहीं है। या एक सटल डिफरेंस बोलता हूँ, अरब और पर्शियन का डिफरेंस समझो। अरब ये पागल लोग हैं, दे नेवर हैड सो मच मनी, दे आर आय्याशी काइंड ऑफ मेंटेलिटी के लोग हैं। अब बदले होंगे तो पता नहीं। पर्शियन इज अ कल्चर, पर्शियंस आर वेरी डिफरेंट। ऑक्टोपस है वो, उसके 8 उसके दिशा है। वो एक बार आपको न्यूक्लियर डील भी निगोशिएट करेगा, न्यूक्लियर अटैक की भी तैयारी करेगा, वो एक साथ सब कर सकता है। तो पर्शिया और इस जूस इतने ही रहेंगे मिडल ईस्ट में, ये प्लान है। उसके लिए येमेन, सीरिया, ये सब जो राष्ट्र, अरब स्प्रिंग हुआ, ये सब उसकी वजह, ये सब ट्रिगरिंग इवेंट है, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिर सद्दाम ने ट्रिगर दे दिया उनको कि बोला हर कोई भी करेंसी लेके आओ, अपना ऑयल ले जाओ,
तो ट्रिगर दे दिया। वैसे भी सद्दाम बड़ा होने का चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि उसके लोगों को मारा था, रिटेलिएशन कर सकता था वो चुप बैठ के। फिर उसके मारने के लिए और मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा पूरा बदलने के लिए 9/11 हुआ है। अच्छा। यू जस्ट सी द इवेंट फ्रॉम 19 टाइटैनिक, वो ऐसे कारपेट आप ओपन करते हो वैसे एक दूसरे का एक ही कपड़ा है वो अलग अलग डिजाइन का एक ही साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट द सूत्र इज, गात सूत्र जैसा। फिर 9/11 हुआ। 9/11 क्यों हुआ? वही है ना, इम्बैलेंस जो क्रिएट किया अफगानिस्तान में, उसकी वजह से फिर रशिया का बाबर करमाल बैठा, फिर वो सब हुआ। लेकिन लादेन को किसने सप्लाई किया? शोल्डर मिसाइल किसने दिया? अमेरिकन दिए, CIA ने। लादेन कौन है? उसके बाप ने जामा मस्जिद बनाई है, बिल्ड की है मक्का, जिसमें जब लोग जाते हैं। वो उसका 55वां लड़का है, 54 लड़के हैं उसको, ये 55वां है। और ये अमेरिका में सीखा हुआ है, विदेश में सीखा हुआ है, इंग्लिश आता है। इसको पकड़ के एमिनेशन और पैसा सप्लाई किया। CIA ने प्लेन से डाले हुए एमिनेशन शोल्डर मिसाइल उसके मुंह उसने घुमा दिए। जब उसको लगा कि उसने मुस्लिम ब्रदरहुड का उसने चक्कर शुरू किया। तो मिडिल ईस्ट में घुसने को भी होना चाहिए, उसके लिए विक्टिम कौन है वो भी ढूंढना चाहिए एक साथ। ये भी मरे वो भी मरे, ये उसका प्लान है 9/11। मोसाद CIA का प्लान है वो, बिन लादेन कोई ताल्लुक नहीं। जो टावर अभी हुआ है 2 टावर की जगह, वो टावर का नाम वन वर्ल्ड टावर है। अच्छा, ये भी है उसमें कि जो टावर थे उसके बाद जो मतलब स्टडी हुआ है, रिसर्च हुआ है गिरने के बाद, तो ये लगता है कि इम्पैक्ट ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे गिरे। बम रखा है हर माले पे, डिटेल दिया है बुक में हर। और एक टावर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नंबर 7, 47 स्टोरी, वो उसी दिन थर्सडे या सैटरडे को वेपराइज हो गया वो अचानक। ये ट्यूसडे को हुआ। उस टावर पे 6 माले जो थे इमरान के थे। इमरान एक कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई मिडल ईस्टर्न अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जुड़ी हुई। रेगन इसलिए आया था। ओके। इमरान इधर क्यों आया? क्योंकि ऑयल रिफाइनरी को पानी चाहिए फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, इसलिए सी शोर चाहिए ना। मिडल ईस्ट में कहीं अफगानिस्तान में कहीं शोर नहीं है। अच्छा, इसलिए एनरॉन यहाँ। हाँ, मतलब तो कौन बेटर? तो ये चलो, तो ये हमारे लोग तो इमरान 2 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी, 2 रुपये 20 पैसे, ये बच्चे लोग हैं। इमरान लाने का डिसीजन किसने लिया है जरा ढूंढो, किताब में दिया हुआ है मैंने वैसे। इमरान को पूरा फिर प्रूफ, न बजेगी बास, न बजेगी बास, न बजेगी बांसुरी। इमरान का प्रूफ, इमरान के करता धरता सब नष्ट हो गए 9/11 के इसमें। वो भी, उसको भी निपटा दिया। और वो कितनी 107 माले की बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 91st फ्लोर पे प्लेन घुसा है, 156 फीट का विंग है। हाँ। बिल्डिंग का जो रिश्टर स्केल है सेस्मिक का, वो 7.3 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक भी सह सकती है, ऐसी बिल्डिंग है। विमान में कितना गैलन पेट्रोल होता है? 70 गैलन, 70,000 गैलन। 1 गैलन मतलब 4 लीटर, 2,80,000 लीटर पेट्रोल है। उस पेट्रोल का पेट्रोल बम फटा है, ऐसे समझो। चलो 91 से लेके 70-60 मंजिले तक 30 मतलब 14 फीट का एक माला है, वो सब जल जाएंगे, राख हो जाएगी, इतना बड़ा पेट्रोल बम फूटा तो। लेकिन नीचे तक, और ऐसे कैसे ढहेगा वो? कुछ तो स्ट्रक्चर रहेगा टेढ़ा मेढ़ा। 1 फीट के से ज़्यादा लंबा कोई MS एंगल नहीं मिला है, कोई MS पीस नहीं मिला है। तो वो बिल्डिंग से यहाँ डिटोनेटर रखा गया, ये बिल्डिंग पे हर माले पे। ये बिल्डिंग पहले 1.5 हफ्ता पहले बंद थी मेंटेनेंस के लिए, दोनों बिल्डिंग। अच्छा। उसी टाइम 4 इस्राएली कंपनियों ने बिल्डिंग खाली की है, लीज तोड़ के चले गए वो। अमेरिका में लीज तोड़ना इतना आसान नहीं, पूरे लीज का पीरियड का पैसा देना पड़ता है, ऊपर 3 महीने का पैसा देना पड़ता है फॉर द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। वो छोड़ के चले गए वो लीज तोड़ के। उनको कैसे क्या मालूम था? वो ओनर ने 10 दिन पहले $4 बिलियन का बीमा इंश्योरेंस किया है बिल्डिंग का, रिन्यू किया इंश्योरेंस। क्यों? 4 बिलियन मिल गए उसको बाद में। मरे लोग 2,500 लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। और लादेन जो थे कोई उनको कोई ताल्लुक नहीं, उसका कोई वो नहीं। मैं तो इस बुक में बहुत सारा दिया हुआ है। मैंने 32 लोग हैं अमेरिका के, उसमें 2-3 सीनेटर भी है, जिन्होंने सब ने इसका इंक्वायरी ठीक तरह से करो ऐसा बोला। क्योंकि उन्होंने कहा, किस लोगों ने, कि CCTV फुटेज में जो आटा बेटा लोग चढ़े, इनका तो कोई फोटो ही नहीं है कहीं भी, कोई एयरपोर्ट पे कैसे चढ़े प्लेन में? इनका पैसेंजर लिस्ट में तक नाम नहीं है, ये कहाँ से चले गए प्लेन में?
और वो कामी का पासपोर्ट मिलता है फटा हुआ FBI को उस जगह पे 0 ग्राउंड जीरो पे। आफ्टर डिमोलिशिंग अ 7.3 रिश्टर स्केल स्ट्रक्चर ऑफ MS, एवरीथिंग गेट्स इनटू एशेस एंड ही गेट अ पासपोर्ट। और वो फ्लाइट में पासपोर्ट लेकर बैठा है तो उसके जेब से गिरा वो नीचे। अरे इससे अरेबियन नाइट की स्टोरी अच्छी है, क्या बकवास है। मिला है ना वो पासपोर्ट, FBI ने पब्लिश किया कि हमको कामी का पासपोर्ट मिला। अच्छा बाकी कोई पेपर ही मिला नहीं, ब्लैक बॉक्स भी मिला नहीं फ्लाइट का, फटा हुआ। वाह, इट्स कोई ताल्लुक नहीं, बिन लादेन से कोई मतलब नहीं। वेरी स्केरी, इट्स वेरी थ्रिलिंग। और ये मतलब मैं कहता हूँ कि ये आपकी घात सूत्र है ना, जैसा मैंने कहा कि आई ओपनर है, रिसर्च से भरा है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि अपने देश से ही आया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी तक हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ रिसर्चर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ हिस्टोरियंस नहीं हैं, हमारे यहाँ, तो ये एक प्रूफ रहेगा, ये एक बड़ा वो रहेगा कि जिससे आप हमारे देश से भी ऐसे निकलेंगे जो ऐसा लिखेंगे। और मेरे ख्याल से दिस विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट जेन ऑल्सो। या उनको जैसे मराठी में आया अभी तक, तो अंग्रेजी में अभी आया है, प्री सेकंड एडिशन पे आ गए अंग्रेजी के, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। और सबसे मुझे अच्छा मतलब देखो अच्छा लगता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे सुकून होता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज ये हमेशा उनका फ्यूचर की बात है ना जी, अपना क्या रहा जी। अगर जो आज 20, 25, 30 में उनको 40, 50 साल ये भुगतना है, या तो वो अवेयर हो जाएगा तो कम से कम प्रिपेयर हो जाएंगे। करेक्ट। विरोध नहीं कर पाएंगे तो नहीं, हम तो उस गेम में बह गए हैं ना। हाँ, हमको तो हमको इमोशनली पता ही नहीं हम तो चला। बहाव में चले गए हैं ना। ये नेक्स्ट जनरेशन ही है जो इसको ऑब्जेक्टिवली देखेगी, बिकॉज ये तो उनके लिए तो बहुत ही वो एक मतलब स्टोरी है ना पंचतंत्र की, वो कोई एक होता है मंकी, चले जाते हैं कोई आइलैंड पे, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, तो नीचे एक छोटा सा ए होता है, तो वहाँ पे कोई बैठा रहता है, नहीं वहाँ पे लोग, एक बोलता है कि वहाँ पे कोई फॉक्स वॉक्स है, कोई स्टोरी है, वो उसको बुलाता है वहाँ पे आओ, वहाँ पे बैठो ना, पेड़ पे कहाँ लटकोगे। तो जैसे जब मारते वो किसी मगरमच्छ की पीठ होती है वो। तो वैसे हमको इकट्ठा करते चले गए ये लोग किसी मगरमच्छ की पीठ पे, हम तो बहते गए। बट नए जनरेशन को ये समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा कोई अंतिम वर्ड है दुनिया का, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत तो करनी चाहिए ना किसने। और कोई भी आए इसको रिसर्च करे, बोले ये गलत है, ये बात है, चलो अरे चलता रहेगा। वी कैन इंक्लूड दैट। वी शुड। आई एम तो रेडी, मैं हर चीज में बोलता हूँ। एब्सोल्युटली, नो दैट शुड बी, आई थिंक यही वो जरिया ये होना चाहिए उसका, इसको रिसर्च कि आप दो, फिर आप जो दिशा और डॉक्यूमेंट दो, डोंट गिव ओपिनियन, स्टूपिड ओपिनियन है ऐसा नहीं, मतलब तुम बोलो फिर क्या है। नहीं, इसीलिए तो हमने मतलब ये चर्चा इसलिए की, बिकॉज इट इज यू हैव रिसर्च, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग दैट यू हैव डन, और उसका बड़ा वो है मेरे ख्याल से। और आपके जरिए मैं पहुंचूंगा उस लोगों तक जिनको ये मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि ये लोग कम से कम सुनेंगे इसको तो पढ़ेंगे। मैं फेमस नहीं रहूंगा, मारो गोली, लेकिन वो पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे ये ढूंढना पड़ेगा। दे विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। आई हैव गिवन अराउंड 170 पेज बुक्स लिस्ट इन द बिलियोग्राफी। आई नो देयर आर मोर बुक्स देन दैट। यस, लेट देम रीड। अरे ये चलता रहे ना ये कारवां। तो इसलिए आपको धन्यवाद संदीप जी। अरे नहीं मतलब अब क्या मतलब हम नहीं मतलब ऐसा है कि ये कोई करता है, इसका बड़ा मुझे मेरे लिए बड़ा मोल है। वी आर ग्रेटफुल, वी ऑल आर ग्रेटफुल, आवर टीम इज ग्रेटफुल, एंड मतलब हम तो और भी इस पे चर्चा करेंगे, बिकॉज ये तो बहुत ही बड़ा मतलब दालन है, तो हम तो आएंगे आगे और भी करेंगे। कोरोना है, 9/11 के पश्चात क्या वो भी है, हम बात करेंगे। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग सा पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि हुई जो घटना जहाँ पे हम मतलब इमोशनली या जो भी ड्रिवन है, हमने भोगा भी है, हमने देखा भी है, सहा भी है, और हम उसको अब ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं कि इसका ये क्या है, कहाँ से आया, इसका उगम कहाँ से हुआ है। ये कमाल है, मतलब दिस पर्सपेक्टिव इज अमेजिंग, वेरी एनलाइटनिंग। और बहुत सारे लोग ना अभी यूक्रेन चल रहा है उसमें इसको ढूंढते हैं। मेरे को कई लोगों ने लिखा है कि यूक्रेन में आपने ये रशिया के बारे में बोला, वही निकला। आप क्या मतलब आप एस्ट्रोलॉजर है? बोला नहीं, ये तो जजमेंट, जैसे एक बार चाल समझ गए तो समझ ही जाएगी ना, हर चीज़ को सामने आएगी, वैसे कोई देखेगा नहीं, वो जरूरी है, तभी तो कोई ओपिनियन जिंदा रहेगा ना। सही में तो ये मठ चलाएंगे कि हम बोलेंगे वही सही है, तो नहीं चलेगा।
चलिए दीपक जी, Thank you. थैंक यू वेरी मच अगेन. So nice. We'll see you soon again. I hope it was not Not lecturing. at It all. was No. Absolutely, it's very engaging. मैं तो खुद इसमें मतलब बहुत पढ़ने के बाद भी मतलब, और जिस तरह से आप इसको मतलब कहते हैं, योर स्टोरी टेलिंग और जो आपका एक्सपीरियंशियल लेवल है वो कमाल है. तो थैंक यू वेरी भगवान मच. की सी यू अगेन. देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा रिसर्च, इतने 8 सालों का रिसर्च और 800 पन्नों की ये किताब, इसको 2 भागों में लाना तो थोड़ा मुश्किल है. इसलिए अगर आपको सही में ये अच्छा लगा हो, ये विषय अच्छा लगा हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो हमें बताइए कमेंट्स में. तो हम दीपक जी को फिर बुलाएंगे और आगे फिर हम इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे वाले रिसर्च में. चलिए, नमस्ते.